हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का भारतीय एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख ही लिया है, इसमें लिखा हुआ है बार बार पूछे जाने वाले 50 महत्वपूर्ण विलोम शब्द। तो दोस्तों, अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आपके सिलेबस में हिंदी है, तो दोस्तों हिंदी में एक टॉपिक होता है विलोम शब्द, और ये बार बार पूछे जाने वाले विलोम शब्दों पर आज हम चर्चा करेंगे। आप इनको याद ही नहीं करेंगे, साथ में इनके अर्थ को भी समझेंगे। तो आज तक आपने, मुझे उम्मीद है कि आपने हमेशा इनको रटा होगा कि कैसे विलोम शब्द होते हैं, ऊपर का नीचे, दायां का बायां। आज हम कुछ ऐसे शब्द होंगे इनमें जो टफ़ होते हैं, जिनका अर्थ समझ में नहीं आता, तो उनको समझते हुए इनको याद करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको ये प्रयास अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों से भी इसको शेयर ज़रूर करिएगा। तो दोस्तों, क्लास को हम शुरू करेंगे। 50 महत्वपूर्ण विलोम शब्द यहाँ पे आपको आज देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, पहला विलोम शब्द है आपके सामने अधिमूल्यन। ये बार बार पूछा गया विलोम शब्द है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। अधिमूल्यन, और अधिमूल्यन का विलोम शब्द होता है दोस्तों अवमूल्यन। मैं विलोम शब्द का आपको अर्थ बता दूं। विलोम का अर्थ होता है उल्टा, ठीक है, यानी कि अपोजिट जिसको हम बोलेंगे, तो ये हो गया विलोम। तो यहाँ पे शब्द लिखा हुआ है दोस्तों अधिमूल्यन। अधिमूल्यन का विलोम होता है दोस्तों अवमूल्यन। अगर हम अधिमूल्यन की बात करें तो इसका अर्थ होता है किसी भी चीज़ का मूल्य बढ़ाना। अगर कोई वस्तु 10 रुपये की है और उसको 15 रुपये कर दिया जाता है तो यह उस वस्तु का अधिमूल्यन हो जाता है। वहीं अगर कोई वस्तु 10 रुपये की है, उसको 5 रुपये या 10 से कम कर दिया जाता है तो वो हो जाएगा दोस्तों अवमूल्यन। तो याद रखेंगे अधिमूल्यन का अवमूल्यन। दूसरा विलोम शब्द दोस्तों यहाँ पे अनुराग। अनुराग का होता है दोस्तों विराग। अगर हम अर्थ की बात करें तो अनुराग का अर्थ होता है भक्ति या फिर प्रेम। वहीं विराग की बात करें तो जो भक्ति और प्रेम का अभाव जिसमें हो उसको बोलेंगे विराग या फिर द्वेष। तो इस प्रकार हमने देखा कि अनुराग का विलोम हो जाएगा विराग या फिर द्वेष। ठीक है। आज का अगला जो शब्द है उन्मूलन। उन्मूलन का विलोम रोपण। अगर हम अर्थ की बात करें तो उन्मूलन का अर्थ होता है दोस्तों किसी भी चीज़ को जड़ से उखाड़ देना, यानी कि उसका उन्मूलन कर देना। वहीं अगर इसके विलोम की बात करें रोपण की, तो रोपण का अर्थ होता है किसी भी चीज़ को रोपित करना या फिर स्थापित करना। अगर कोई किसी जगह पर कोई पेड़ है, अगर आप उसको जड़ से उखाड़ देते हो तो इसका अर्थ आपने उस पेड़ का उन्मूलन कर दिया है। वहीं अगर किसी जगह में कोई खाली जगह है, वहाँ पे आप किसी पेड़ को लगा देते हो तो इसका अर्थ हुआ कि आपने वहाँ पे उसका रोपण कर दिया है। ठीक है दोस्तों। अगला शब्द दोस्तों आपके सामने अनुरक्त। अनुरक्त का विलोम होता है विरक्त। अनुरक्त का जो अर्थ हुआ ये हुआ दोस्तों मंत्र मुग्ध होना या फिर प्रेम में बंधा हुआ। अनुरक्त का अर्थ क्या हुआ? मंत्र मुग्ध होना या फिर प्रेम में बंधा हुआ। इसका अर्थ हो गया विरक्त, या इसका अपोजिट हो गया विरक्त। विरक्त का मतलब जो मंत्र मुग्ध नहीं है या फिर जो प्रेम में बंधा हुआ नहीं है, उसको बोल देंगे विरक्त। तो याद रखेंगे अनुरक्त का विरक्त। मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि आप इसको याद कर पाएँ। कई लोग होंगे जो इसको केवल सुन रहे होंगे, तो उनको भी इससे हेल्प मिलेगी। ठीक है। आज का अगला शब्द आपके सामने उन्मीलन। उन्मीलन का विलोम होता है दोस्तों निमीलन। अगर हम अर्थ की बात करें तो उन्मीलन का अर्थ होता है दोस्तों खुलना या फिर खिलना। जैसे कि आपकी आँख है अगर, तो आँख अगर खुल रही है तो हम बोलेंगे उन्मीलन हो रही है। या फिर कोई फूल है, वो जब खिलता है तो खिल के वो पूरा फैल जाता है, तो उसको हम बोलेंगे खिलना, यानी कि उन्मीलन होना। वहीं अगर हम बात करते हैं इसके अपोजिट की, तो इसका जो अपोजिट है निमीलन। निमीलन का अर्थ हुआ बंद होना या फिर अगर कोई चीज़ सिकुड़ रही है तो क्या हुआ शब्द उन्मीलन। उन्मीलन का निमीलन। अगला शब्द दोस्तों हमारे सामने आविर्भाव। आविर्भाव का विलोम होता है दोस्तों तिरोभाव। आविर्भाव का अर्थ हुआ दोस्तों प्रकट होना या फिर उत्पत्ति होना। कोई भी चीज़ या उत्पत्ति होती है या प्रकट होती है, उसको बोलते हैं दोस्तों आविर्भाव। वहीं इसका जो अपोजिट है या विलोम है, यह है दोस्तों तिरोभाव। तिरोभाव का मतलब हो गया कोई भी चीज़ अगर कोई अदृश्य हो जाती है या फिर समाप्त होती है तो उसको हम बोलेंगे तिरोभाव उसका हो गया। तो याद रखेंगे आविर्भाव का विलोम तिरोभाव।
अगला शब्द आपके सामने दोस्तों श्री गणेश, या आपने कई बार सुना होगा, चलो भाई आज क्लास का श्री गणेश करते हैं। तो श्री गणेश का अर्थ होता है दोस्तों किसी भी चीज़ की शुरुआत करना या फिर शुरू करना, और इसका विलोम होता है श्री गणेश का इतिश्री। इतिश्री का मतलब समाप्त करना, तो श्री गणेश का विलोम इतिश्री। याद रखेंगे दोस्तों, ये सारे के सारे जो शब्द हैं ये कई बार पूछे जाते हैं, इसलिए मैं उन्हीं पे आज चर्चा कर रहा हूँ। 50 के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, तो इसलिए आप इनको अगर एक्चुअल में तैयारी कर रहे हैं किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की, और सिलेबस में आपका हिंदी है, हिंदी में विलोम शब्द है, तो मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो जो है स्किप नहीं करना चाहिए। अगला शब्द है दोस्तों आपके सामने उन्मुख। उन्मुख का विलोम होता है विमुख। अगर हम उन्मुख के अर्थ की बात करें तो जिसका मुख किसी विशेष दिशा की ओर हो। अगर हम बात करते हैं कि ये सपोज उत्तर दिशा है यहाँ पे, और अगर हम बोलें कि ये इसका मुंह है उत्तर दिशा की ओर, तो वो इस दिशा के लिए उन्मुख है। ठीक है, समझ रहे हैं आप, ये इस दिशा के लिए उन्मुख है। और अगर हम बात करते हैं, इसको बोला गया है ये उत्तर दिशा, आपको देखना है उत्तर दिशा की ओर, और ये आदमी देख रहा है पूरब दिशा की ओर, तो वो इस दिशा से विमुख है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपने समझ पाए होंगे इसको। तो उन्मुख का अर्थ हो गया जिसका मुख किसी विशेष दिशा की ओर है, और विमुख हो गया कि उस दिशा के अपोजिट में है या उस दिशा में तो नहीं है। ठीक है, तो उसको बोलेंगे विमुख। तो याद रखेंगे उन्मुख का विलोम विमुख हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले शब्द की ओर, और अगला शब्द है उद्यम। उद्यम का विलोम होता है दोस्तों आलस्य। उद्यम का विलोम आलस्य। उद्यम का अर्थ होता है दोस्तों मेहनत या फिर श्रम, और मेहनत का अपोजिट क्या हो गया यहाँ पे आलस्य। अगर हम बात करेंगे, इसको विशेषण बनाएंगे, ठीक है, या संज्ञा बनाएंगे सॉरी, तो ये उद्यमी हो जाएगा। उद्यमी का मतलब मेहनती, और वहीं उसका जो विलोम होगा वो हो जाएगा आलसी। तो याद रखेंगे उद्यम का आलस्य विलोम हो जाएगा। अगला शब्द 10वां शब्द आपके सामने है उत्कृष्ट। उत्कृष्ट का विलोम दोस्तों निकृष्ट। उत्कृष्ट का अर्थ होता है श्रेष्ठ या फिर उत्तम। श्रेष्ठ या उत्तम होना यानी कि उत्कृष्ट होना। ठीक है, तो इसका विलोम होता है दोस्तों निकृष्ट, यानी कि जो श्रेष्ठ नहीं है, उत्तम नहीं है। आप समझ सकते हैं, उत्तम और श्रेष्ठ का आप आराम से विलोम समझ सकते होंगे। अगला शब्द है आपके सामने दोस्तों कृतज्ञ। ये बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। कृतज्ञ का विलोम होता है दोस्तों कृतघ्न। कृतज्ञ का अर्थ होता है एहसान मानने वाला, या किसी पे किसी ने कोई उपकार किया है। सपोज राम ने श्याम को कोई पुस्तक दी है, कोई इम्पोर्टेंट पुस्तक है जो श्याम नहीं खरीद पा रहा था, और श्याम को इस बात का एहसास है कि राम ने मेरी बहुत ही ज़्यादा हेल्प की है, तो इसका मतलब वो उसके प्रति कृतज्ञ है। ठीक है, वहीं इसका अपोजिट है कृतघ्न, यानी कि जो किसी के एहसान को नहीं मानता है, कृतघ्न। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कृतघ्न, कृतघ्न में ना है तो यानी कि जो नहीं मानता, आप ऐसे भी इसको याद रख सकते हैं। कृतज्ञ का विलोम कृतघ्न। बढ़ेंगे आज के अगले शब्द में, और अगला शब्द है ऐहिक या फिर अहलौकिक। इसका विलोम हो जाता है दोस्तों पारलौकिक। ऐहिक का अर्थ होता है सांसारिक, जो सांसारिक जीवन से संबंधित है उसको बोलेंगे हम ऐहिक या फिर अहलौकिक, और जो इस संसार से संबंधित नहीं है, संसार के पार की बात है, तो उसको बोलेंगे हम पारलौकिक, यानी कि अहलौकिक का पारलौकिक विलोम यहाँ पे हो जाएगा। अगला शब्द दोस्तों आपके सामने ओजस्वी। ओजस्वी का विलोम होता है दोस्तों निस्तेज या फिर कांतिहीन। ओजस्वी का अर्थ हुआ प्रभावशाली या फिर शक्तिशाली। ओजस्वी यानी कि प्रभावशाली, शक्तिशाली। वहीं अगर हम बात करते हैं निस्तेज की या कांतिहीन की, इसका अर्थ हो जाएगा जो शक्तिशाली नहीं है या फिर जो प्रभावशाली नहीं है। तो क्या याद रखना है, ओजस्वी, निस्तेज। ठीक है, बढ़ेंगे अगले शब्द में। अगला शब्द है उन्नति। उन्नति का विलोम होता है अवनति। ठीक है, उन्नति का अर्थ बढ़ना या फिर ग्रो करना। ठीक है, उन्नति का अर्थ क्या हो गया, बढ़ना या फिर ग्रो करना, और इसका उल्टा हो गया यानी कि विपरीत हो गया क्या, अवनति। किसी भी चीज़ का घटना या फिर डिक्रीज करना, वो उस चीज़ की अवनति हो जाएगी। बढ़ेंगे आज के अगले शब्द में, और अगला शब्द है यहाँ पे कुशाग्र। कुशाग्र का विलोम मंद। कुशाग्र का अर्थ हुआ दोस्तों तेज। जैसे बोला जाए कि मोहन की बुद्धि कुशाग्र है, यानी कि मोहन जो है तेज बुद्धि वाला है। वहीं अगर हम बात करते हैं इसके विपरीत में, तो मोहन की बुद्धि मंद है, या वह सोचने में बहुत मंद आदमी है।
तो क्या हो जाएगा, कुशाग्र का हो जाएगा मंद या फिर धीमा, इसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, आज का अगला शब्द है आपके सामने कृत्रिम। कृत्रिम का विलोम होता है दोस्तों नैसर्गिक या फिर प्राकृतिक। कृत्रिम का मतलब होता है जो हमारे द्वारा बनाया गया कोई वस्तु है, और प्राकृतिक का मतलब है जो नेचुरल इस पृथ्वी पर है, उसको हम बोलेंगे नैसर्गिक या फिर प्राकृतिक। जो प्राकृतिक रूप से हमारे पास में चीज़ें हैं उनको प्राकृतिक, और जो कृत्रिम है जो हमारे द्वारा बनाई गई हैं। ठीक है, बहुत बार पूछा जाता है, तो नैसर्गिक और प्राकृतिक एक ही चीज़ हो जाती हैं। ठीक है, एक ही शब्द है। 17वां शब्द है दोस्तों आपके सामने कुटिल। कुटिल का विलोम होता है दोस्तों सरल। अगर हम कुटिल के अर्थ की बात करें तो मन में द्वेष रखने वाला या फिर चालबाज। ठीक है, कुटिल का अर्थ क्या हो जाएगा, जो मन में द्वेष रखता है किसी के प्रति या फिर कोई चालबाज टाइप का आदमी है, तो उसको हम बोलेंगे कुटिल। वहीं इसका विलोम हो जाता है सरल। सरल का मतलब सीधा, जिसके मन में किसी के प्रति कोई द्वेष भाव नहीं है। तो याद रखेंगे कुटिल का सरल। आज का अगला शब्द है एकत्र। तो एकत्र का विलोम हो जाएगा विकीर्ण। एकत्र का मतलब हो गया किसी चीज़ को इकट्ठा किया हुआ। ठीक है, एकत्रित किसी चीज़ को कर रखा है। सपोज ये 4-5 चीज़ें यहाँ पे हैं, ये यहाँ पे देखा, अगर हम इसको इकट्ठा कर देंगे तो ये इकट्ठा हमने कर दिया है। ठीक है, इसका विलोम हो जाएगा विकीर्ण। विकीर्ण का मतलब ये एकत्रित चीज़ें थी, ये सारे गोल एकत्रित हैं, आपने इनको फैला दिया इधर उधर। ठीक है, तो इसका विलोम हो जाएगा विकीर्ण। तो क्या रखेंगे आप याद, एकत्र, एकत्र का विकीर्ण। ठीक है, और एकत्र का अर्थ आप समझते होंगे इकट्ठा। ठीक है, बढ़ेंगे आज के अगले शब्द में। अगला शब्द है दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा जाता है, उपेक्षा। तो उपेक्षा का अर्थ होता है दोस्तों अपेक्षा। उपेक्षा का अर्थ हुआ किसी की इस प्रकार अवहेलना करना कि वह अपमानजनक लगे। ठीक है, उपेक्षा मतलब किसी का, अगर सपोज आप किसी परीक्षा में जा रहे हैं और आपके बहुत नंबर आते हैं उसमें, आपने किसी परीक्षा में 80 नंबर आपके हर पेपर में आते हैं, और किसी पेपर में आपके अगर 25 नंबर आ गए गलती से, तो आपकी इस प्रकार कोई तारीफ़ कर रहा है कि अरे यार आपके तो ये 80 नंबर भी मुझे लगता है कि ऐसे आते थे, तो वो इस प्रकार आपकी अवहेलना कर रहा है कि वो आपको अपमानजनक लगती है, तो वो आपकी उपेक्षा कर रहा है। वहीं इसका जो विपरीत हो जाएगा, ये हो जाएगा अपेक्षा। तो ध्यान रखेंगे आप, उपेक्षा का अपेक्षा। ठीक है, शब्द आपके सामने है 20वां आरोह। आरोह का विलोम होता है अवरोह। आपने ये गणित में भी कई बार देखा होगा, आरोही क्रम और अवरोही क्रम। ठीक है, तो आरोह का अर्थ होता है बढ़ता हुआ क्रम, और अवरोह का मतलब होता है घटता क्रम। जैसे कि अगर हम बात करें 1 2 3 4 5, तो ये जो क्रम चल रहा है ये हो गया आरोह क्रम। अगर हम इसका उल्टा कर देंगे 5 4 3 2 1, तो ये हो जाएगा दोस्तों अवरोह क्रम। ठीक है, तो आरोह का क्या होगा, अवरोह विलोम हो जाएगा। 21वां शब्द अब आपके सामने है अंतर्मुखी। अंतर्मुखी का विलोम बहिर्मुखी। ठीक है, तो अंतर्मुखी का अर्थ होता है दोस्तों अंदर की ओर मुख। ठीक है, अंतर्मुखी का क्या हो गया, सपोज ये अंदर है, ये केंद्र है, अगर किसी का मुंह अंदर की ओर है तो इसको बोलेंगे अंतर्मुखी, और वहीं इस केंद्र से किसी का मुंह बाहर की ओर है तो उसको बोलेंगे हम बहिर्मुखी। तो याद रखेंगे अंतर्मुखी का विलोम बहिर्मुखी। शब्द नंबर 22 आपके सामने है अथ। अथ का विलोम होता है इति। अगर हम अथ के अर्थ की बात करें तो अथ का अर्थ होता है दोस्तों आरंभ करना, किसी भी चीज़ का आरंभ है यानी कि अथ है। इसका उल्टा हो जाएगा क्या, इति यानी कि समाप्त। ठीक है, 23वां शब्द आपके सामने है अज्ञा। ये तो बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, और इसके साथ जो दूसरा है इसको भी आप ध्यान से रखिए, ध्यान से इसको याद करिएगा। ठीक है, अज्ञा का विलोम विज्ञा। अज्ञा जो कुछ नहीं जानता, विज्ञा जो जानता है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे। अज्ञा का विज्ञा, अज्ञा जो कुछ जानता है, विज्ञा अज्ञा का क्या अर्थ हुआ, जो कुछ नहीं जानता। अज्ञा का हम लगा सकते हैं अज्ञान, इसको अज्ञा की जगह अज्ञान बोल सकते हैं आप। अज्ञा यानी अज्ञान जो कुछ नहीं जानता। विज्ञा, विज्ञा को आप विज्ञान, विज्ञान का अर्थ यहाँ पे आप लगाइए कि जानता है। ठीक है, विज्ञानी इसको हम बोल सकते हैं कि जानता है। वहीं दूसरा शब्द आता है अभिज्ञा, यहाँ पे उल्टा हो जाता है। अब अभिज्ञा का अर्थ होता है जानने वाला, और अनभिज्ञा जो कुछ नहीं जानता। तो यहाँ पे आप आराम से कर लेंगे क्योंकि इसमें अन लगा हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है, ध्यान से सुनना है इसको। अज्ञा का विलोम विज्ञा, अभिज्ञा का विलोम अनभिज्ञा।
तो इसको आप 2-3 बार देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूज करता है आदमी को। तो एक बार आप इसको ज़रूर नोट करिएगा। 25वां शब्द है आपके सामने आमिष या फिर सामिस। आमिष और सामिस एक ही बात है, ठीक है। तो आमिष या सामिस का जो विलोम होता है ये है दोस्तों निरामिष। तो क्या याद रखना है, आमिष या सामिस का विलोम निरामिष। आमिष या सामिस का अर्थ होता है दोस्तों मांस खाने वाला, और निरामिष का हो जाएगा मांस नहीं खाने वाला। तो इसमें ना पहले आ रखा है तो आप वैसे भी याद रखेंगे मांस नहीं खाने वाला निरामिष, और खाने वाला हो जाएगा आमिष या फिर सामिस, ठीक है। याद रखेंगे, बड़ी कन्फ्यूजिंग है, मेरे बोलते हुए भी कन्फ्यूजन आपको लग रहा होगा, लेकिन ध्यान से सुनेंगे, लिखेंगे इसको तो आपको याद हो जाएगा। और वहाँ पे आप इसको जो है 4 विकल्प आपके सामने आएंगे तो उसको आप यहाँ पे अलग कर पाएंगे, ठीक है। आज का जो 26वां शब्द आपके सामने है अतिवृष्टि। अतिवृष्टि का विलोम अनावृष्टि। अतिवृष्टि का अर्थ अत्यधिक वर्षा होना, और अनावृष्टि का अर्थ होता है वर्षा का ना होना या फिर सूखा पड़ जाना, ठीक है। तो क्या याद रखेंगे, अतिवृष्टि का विलोम अनावृष्टि, ठीक है। अगला शब्द है अधा। अधा का जो विलोम हुआ ऊर्ध्व या फिर ऊपरी, ठीक है। अधा का विलोम ऊर्ध्व या फिर ऊपरी। अधा का अर्थ होता है दोस्तों नीचे, और ऊर्ध्व या ऊपरी का अर्थ हुआ ऊपर, ठीक है। तो क्या याद रखना है, अधा का ऊपरी या फिर ऊर्ध्व, ठीक है। 28वां शब्द अग्रज। अग्रज का विलोम होता है अनुज। अग्रज का अर्थ हुआ पहले जन्मा हुआ या फिर बड़ा भाई हुआ बोल सकते हैं, ठीक है। अग्रज का अर्थ होता है वैसे पहले जन्मा हुआ, और अनुज का हो गया बाद में जन्मा हुआ। तो क्या याद रखेंगे, अग्रज का अनुज। 29वां शब्द है आदि। तो ये बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, आदि का विलोम अंत। आदि का अर्थ आरंभ या शुरुआत, और अंत का अर्थ आप जानते ही हैं, ठीक है। 30वां शब्द है आपके सामने अवनी। अवनी का अर्थ होता है दोस्तों पृथ्वी, और अवनी का विलोम हो जाएगा अंबर। अंबर का मतलब आकाश। तो अवनी का विलोम अंबर। अवनी का याद रखना, ये अवनी का पर्यायवाची में भी आता है कि अवनी किसका पर्यायवाची है, तो पृथ्वी का पर्यायवाची है। अंबर किसका पर्यायवाची है, तो आकाश का पर्यायवाची हो जाएगा। 31वां शब्द अब आपके सामने है, पूछ रहा है दोस्तों प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का होता है अप्रत्यक्ष। क्या याद रखना है, प्रत्यक्ष का अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का अर्थ हुआ आँखों के सामने, अप्रत्यक्ष का जो आँखों के सामने नहीं है, ठीक है। अगला शब्द जो सेम इसी से कन्फ्यूज करता है पेपरों में, शब्द है परोक्ष। परोक्ष का विलोम अपरोक्ष। परोक्ष का अर्थ होता है दोस्तों जो आँखों के सामने ना हो। यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, ठीक है। जो आँखों के सामने ना हो, परोक्ष या फिर अप्रत्यक्ष, यानी कि अप्रत्यक्ष और परोक्ष एक ही बात है, ठीक है। जो आँखों के सामने ना हो, और परोक्ष का विलोम हो जाता है अपरोक्ष, ठीक है। बढ़ेंगे अगले शब्द में, और अगला शब्द है अनुलोम। अनुलोम का विपरीत होता है प्रतिलोम। क्या याद रखना है, अनुलोम का विपरीत क्या हो गया, अनुलोम का विपरीत हुआ प्रतिलोम या फिर विलोम। अगर हम अनुलोम के अर्थ की बात करें तो ऊपर से या ऊंचे से नीचे की ओर आने वाला, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे है, ठीक है, और यहाँ से ये व्यक्ति नीचे की ओर आ रहा है तो इसको हम बोलेंगे क्या, अनुलोम। अगर ये व्यक्ति नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है तो इसको बोलेंगे हम प्रतिलोम, ठीक है। तो अनुलोम का प्रतिलोम या फिर विलोम। आज का अगला शब्द है दोस्तों अर्जित। अर्जित का विलोम होता है अनर्जित। तो अर्जित का अर्थ क्या हुआ, अर्जित का अर्थ हुआ संग्रह किया हुआ या फिर कमाया हुआ। आपकी जो कमाई धमाई है उसको हम बोलेंगे अर्जित, और अगर आपने नहीं कमाया रखा कुछ भी तो आपने अर्जित नहीं किया है, क्या अर्थ हो जाएगा, अनर्जित, ठीक है। इसमें संधि हो रही है अनअर्जित की, ठीक है, अन प्लस अर्जित, ठीक है। तो ये हो जाएगा अनर्जित। याद रखेंगे अर्जित का अनर्जित विलोम। 40वां शब्द यहाँ पे दोस्तों संधि। संधि का होता है विग्रह। संधि का अर्थ हुआ जोड़ना या फिर मेल करना, और विग्रह का अर्थ हो जाता है तोड़ना या फिर अलग करना। तो याद रखेंगे संधि का विग्रह, ठीक है। संधि विग्रह करके एक अलग से टॉपिक भी आता है हिंदी में, तो यही है कि संधि करना और उनको विग्रह करना, ठीक है। अगला शब्द है दोस्तों आपके सामने कर्कश। कर्कश का विलोम दोस्तों मधुर। कर्कश का अर्थ होता है कटु या फिर अप्रिय। कोई भी ऐसी बात जो आपको कटु लगे या अप्रिय लगे, आप बोलेंगे कि कर्कश बातें
मत करो, ठीक है। कैसी बातें करो फिर? मधुर बातें करो, ठीक है। तो कर्कश का विलोम हो जाएगा मधुर। स्थावर कई बार पूछा गया है, स्थावर का विलोम जंगम। अब स्थावर का अर्थ क्या हुआ? तो स्थावर का अर्थ होता है स्थिर होना या फिर अपनी जगह पे स्थायी होना, ठीक है। स्थावर का स्थावर में ही शब्द छुपा हुआ है स्थिर और स्थायी, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, स्थावर का विलोम जंगम। जंगम का मतलब जो स्थिर नहीं है, जो स्थायी नहीं है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये प्रयास अच्छा लग रहा होगा। और विलोम शब्द तो हम रटते ही हैं, रटना ही पड़ता है, और कोई ऑप्शन होता भी नहीं है। पर यहाँ पे आप अर्थ भी समझ पा रहे होंगे और आपको यहाँ पे याद हो रहा होगा। तो दोस्तों अगर याद हो रहा है, प्रयास अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को साथ में लाइक भी करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा चैनल को। ऐसे ही आपको नई नई वीडियो इसमें देखने को मिलेंगी। और धीरे धीरे हम पर्यायवाची पे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में और विलोम शब्द भी और करेंगे यहाँ पे, ठीक है। और बाकी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के 7 पार्ट हम कर चुके हैं वहाँ पे, जिसमें हम 20 प्रश्नों को डेली चर्चा करते हैं विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में। और वो प्रश्न किसी न किसी एग्ज़ाम में आ चुके हैं, ठीक है। तो आप ज़रूर जाके देखिएगा और अपने दोस्तों को भी साथ में बताइए, ठीक है, कि एक चैनल है जो इस तरह से काम कर रहा है, ठीक है। तो दोस्तों आज का अगला जो शब्द है आपके सामने, ये है कृपण। कृपण का विलोम होता है दानी। तो कृपण का अर्थ क्या हुआ? तो कृपण का अर्थ होता है कंजूस, और कंजूस का विलोम क्या होगा भाई? दानी, ठीक है। एक आदमी है जो कंजूसी करता है और एक आदमी है जो बिल्कुल दान करने में लगा हुआ है, तो वही यहाँ पे अर्थ है। तो जो कंजूस है, आपको अगर कोई दोस्त कंजूस है तो उसको आज से आप कंजूस मत बोलिए, कृपण बोलिए, कृपण। आपको एक उस कंजूस आदमी से भी एक वर्ड याद हो जाएगा, ठीक है। अगला शब्द है दोस्तों विस्तृत। जैसे हम आज चर्चा कर रहे हैं विस्तार रूप में, तो वही ये वर्ड है विस्तृत, ठीक है। विस्तृत का विलोम होता है संक्षेप यानी कि संक्षिप्त। तो विस्तृत का अर्थ हो गया किसी भी चीज़ का विस्तार में बात करना, और संक्षिप्त का मतलब हो जाता है किसी बड़े से विस्तार बात को भी कम करके बोल देना, ठीक है। तो विस्तृत का याद रखेंगे विलोम संक्षिप्त, ठीक है। अगला शब्द है रुग्ण। रुग्ण का विलोम होता है दोस्तों स्वस्थ। तो रुग्ण का अर्थ हुआ दोस्तों बीमार या फिर अस्वस्थ। तो याद रखेंगे रुग्ण का मतलब बीमार या अस्वस्थ, वहीं इसका विलोम हो जाएगा। ऑब्वियसली बात है स्वस्थ इसका विलोम हो जाएगा। अगला शब्द है दोस्तों आपके सामने संकीर्ण। संकीर्ण का विलोम होता है दोस्तों, क्या होता है यहाँ पे मैंने विस्तृत इसको लिख दिया है, लेकिन इसका क्या होता है? विस्तीर्ण होता है, विस्तीर्ण, ठीक है। विस्तीर्ण इसका होता है, मैं लिख ही देता हूँ, विस्तृत लिख दिया मैंने, इसका होता है संकीर्ण का विस्तीर्ण, ठीक है। तो संकीर्ण का अर्थ क्या हुआ? संकरा, जो अधिक चौड़ा या विस्तृत ना हो। जैसे कोई पतली सी गली है तो हम बोलेंगे संकीर्ण है, एकदम पतली सी गली। कोई गली है, सपोज किसी गली में आप रहते हैं, वो पतली सी है, तो आप उसको बोलिए संकीर्ण है, यानी कि संकरी है, जो अधिक चौड़ी या फिर विस्तृत खुली हुई ना हो। और उसी के अपोजिट क्या हो जाएगा? विस्तीर्ण, जो एकदम चौड़ी गली हो, ठीक है, तो उसको बोलेंगे हम विस्तीर्ण। याद रखेंगे संकीर्ण, विस्तीर्ण। अगला शब्द है दोस्तों तृष्णा। तृष्णा का विलोम होता है वितृष्णा, ठीक है। तृष्णा का अर्थ होता है, आपने सुना होगा बचपन में, मृग तृष्णा, ठीक है। तो तृष्णा का अर्थ होता है प्यास, ठीक है। इसका विलोम होता है वितृष्णा, यानी कि किसी इच्छा का ना होना या कोई प्यासी ना होना। यहाँ पे प्यास का अर्थ इच्छा से भी है, ठीक है। जैसे कि आपको अभी किसी प्रतियोगी परीक्षा को पास करना है, तो ये आपको एक प्यास भी है, आपकी इच्छा भी है, तो वही बात है तृष्णा वितृष्णा, ठीक है। अगला शब्द है परुष। कई बार पूछा गया प्रश्न है, परुष का विलोम कोमल। परुष का अर्थ क्या हुआ? परुष का अर्थ होता है दोस्तों कठोर। कोई भी चीज़ अगर कठोर है तो उसको आप बोलिए परुष, ठीक है। अगर हिंदी में अगर वर्ड याद करने हैं तो आप चीज़ों को धीरे धीरे ऐसे बोलने की प्रैक्टिस करिए, ताकि आपको चीज़ें याद भी हो जाएंगी। तो अगर कोई चीज़ आपको लगती है कठोर है, तो आप कठोर की जगह यूज़ करिए दोस्तों परुष, वहीं इसका विलोम हो जाएगा अगर कोई वस्तु कोमल है, ठीक है। तो परुष का विलोम कोमल। 49 पर हम पहुँच चुके हैं। आहूत का विलोम अनाहूत, ठीक है। आहूत का मतलब होता है या अर्थ होता है जिसे बुलाया गया हो। अगर आपकी शादी हो रही है, अगर आपका कोई दोस्त है, आपने उसको कार्ड दिया है, उसको बुलाया है, तो आप बोलेंगे ये आहूत है। अगर कोई बिना बुलाए आ जाता है तो आप उसको बोलेंगे ये अनाहूत है। आहूत अनाहूत, ठीक है। यहाँ पे भी दीर्घ संधि हो रही है, ये अनाहूत भी ऐसे बना हुआ, अन का मतलब नहीं और आहूत, ठीक है। तो अनाहूत हो गया ये, ठीक है। आहुति है, इसमें अन लग गया, अन का मतलब ना,
ना का यहाँ पे अर्थ होता है, अन का जो अर्थ हो जाता है वो ना होता है, ठीक है। तो आहूत का विलोम अनाहूत, ठीक है। बढ़ेंगे आज के लास्ट शब्द में, मूक। मूक का विलोम हो गया दोस्तों वाचाल। तो मूक का अर्थ क्या हुआ? मूक का अर्थ होता है दोस्तों कोई गूंगा है या फिर जो बोल नहीं पाता, उसको हम बोलेंगे मूक, ठीक है। वहीं जो वाचाल की अगर हम बात करते हैं तो वाचाल का अर्थ होता है अधिक बोलने वाला। तो क्या हो जाएगा? मूक का अर्थ, मूक का विलोम वाचाल, ठीक है। तो दोस्तों ये 50 हमने आज विलोम शब्द यहाँ पे देखे और अर्थों के साथ में देखें। उम्मीद करता हूँ कि आपको याद हुए होंगे, और अगर नहीं हुए हैं तो एक बार अगर आप ज़रूर इसको दोबारा से देख लेंगे वीडियो को, तो मुझे पूरा विश्वास है आप याद कर लेंगे। या फिर आप इनको बार बार लिखने का प्रयास करिए, ठीक है, और उनको अर्थ को भी समझिए, ठीक है। तो आप जब परीक्षा में बैठेंगे तो वहाँ पे आप फिर 4 ऑप्शन आते हैं, आदमी कन्फ्यूज हो जाता है, तो वहाँ पे अगर आप इनको डिटेल में पढ़ते हुए चलेंगे तो फिर ऐसा कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, ठीक है। दोस्तों ऐसे ही जुड़ते रहिए चैनल से और अपने साथियों को भी जोड़ते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, लाइक ज़रूर करिए, और अपनी प्रतिक्रिया भी दीजिए कि कौन सा टॉपिक है जिस पे ऐसे ही हम अर्थ को समझते हुए या रिवीजन के लिए आपको टॉपिक की ज़रूरत है जिसको आप याद करना चाहते हैं। तो अपने अपने विचार यहाँ पे ज़रूर दीजिएगा दोस्तों, और मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए मोटिवेट रहिए, पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।